शायद गुरुजी ने कोई क्लास ली है। हम आज पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि सामान्य ज्योतिष के बारे में, कि ज्योतिष है क्या। ठीक है, तो जो ज्योतिष शास्त्र है इसमें हम क्या क्या आगे पढ़ेंगे, जैसे कि भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति। ग्रह आप लोगों को मालूम ही होगा, अब तक काफी क्लासेस हो चुकी हैं आपकी, कि कितने ग्रह हैं हमारे पास। क्या कोई बताएगा मुझे? कितने ग्रह हैं? 9। एग्जैक्टली। ठीक है, बाद में हम डिस्कस करेंगे इसमें से ग्रह कौन से हैं, तारा कौन सा है, उपग्रह कौन से हैं, ये बात की बात है। अभी फिलहाल हम कह सकते हैं हमारे पास 9 ग्रह हैं। एक मिनट होल्ड कर प्लीज। तो ज्योतिष में हम क्या क्या पढ़ते हैं? सबसे बेसिक जो चीज है, हम पढ़ते हैं भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति, नवग्रहों का परिचय, पंचांग श्रवण का महत्व। पंचांग सभी को पता होगा, पंचांग क्या होता है। ज्योतिष शास्त्र के षडंग, आगे हम पढ़ेंगे ज्योतिष के 6 अंग हैं, वेदों के 6 अंग हैं, जिसमें से ज्योतिष जो है वो एक पार्ट है। और ज्योतिष शास्त्र के कितने षडंग अंग हैं? 6। चंद्रमा, सूर्य और आयु। ठीक है, चंद्रमा और सूर्य से हमारी आयु का निर्णय, यात्रा मुहूर्त, प्रस्थान विचार, समय शूल, शुभ चंद्रमा, शुभ लग्न, दिशा शूल के परिहार, नक्षत्र से मृत्यु योग, दिशा शूल के उपाय, मुहूर्त की उपयोगिता, नक्षत्र सूत्री या नक्षत्र सूचक, हम इस पे डिटेल में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नक्षत्र सूचक कौन होते हैं, मानव देह, 9 और 9 ग्रहों का संबंध, ज्योतिष शास्त्र पर विदेशी वैज्ञानिकों के मत, सिद्धांत स्कंद, संहिता स्कंद, होरा स्कंद। ज्योतिष के ये 3 पार्ट हैं। ठीक है, संहिता स्कंद, होरा स्कंद और सिद्धांत स्कंद। युग प्रमाण मनवंतर, हम देखें तो हमारे पास ज्योतिष शास्त्र की एग्जैक्ट हिस्ट्री, उद्भाव कब हुआ, ये हमारे पास नहीं है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र इतना सशक्त शास्त्र है कि अपने आप से वो हर चीज कैलकुलेट कर लेता है। आयु कैलकुलेट कर लेता है, सूर्य चंद्रमा की आयु, इस ग्लोब की आयु, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन एस्ट्रोलॉजी। तो फिर वो ज्योतिष शास्त्र की हिस्ट्री कैसे नहीं कैलकुलेट कर सकते? तो ये भी उसके द्वारा पता कर ली गई है। हालांकि कब उद्भव हुआ, क्यों उद्भव का पता नहीं है, क्योंकि ये एक दैवीय शास्त्र है। ठीक है, ये माना जाता है कि ये ब्रह्मा के द्वारा दिया गया। तो इसका युग प्रमाण मनवंतर, मनुओं के नाम, अमावस्या पूर्णमासी के प्रकार, पंचांग से रिलेटेड, कालादि का विवरण, ग्रहों द्वारा प्राणियों के पूर्व और अग्रिम जन्म की जो है स्थिति, नक्षत्र और उनके देवता, वेदांग, ज्योतिष, ज्योतिष के आचार्य, ये सारी चीजें जो हैं हम ज्योतिष शास्त्र में पढ़ेंगे। आप आप लोगों के पास क्या किताबें, पुस्तकें आ चुकी हैं? नहीं मैम। ओके, आ गई। तो कुछ लोगों को मिल गई हैं। मैम कौन सी और किताब कुछ, है, ऑथर क्या है, आप प्लीज बता दीजिए। मेरी ये फर्स्ट देखिए क्लास। मेरे पास बुक है, मैं एक मिनट दिखाती हूँ। ये है सामान्य ज्योतिष की बुक, जो आपके सिलेबस से प्रिस्क्राइब्ड है। कैन यू सी इट? यस मैम। ये है ज्योतिष शास्त्र, ये देखिए राइटर भी दिख रहा है, श्री के.एन. राव, न्यायाधीश एस.एन. कपूर, कर्नल ए.के. गौड़ की। ये आपको फुल सिलेबस सामान्य ज्योतिष का कवर करती है। तो अब हम इस
सामान्य ज्योतिष में क्या पढ़ेंगे इस पुस्तक के माध्यम से? सामान्य ज्योतिष में यह बताया जाता है कि ज्योतिष का हमारी सभ्यता, ठीक है, और हमारी धरोहर से कितना प्राचीन और अभिन्न संबंध है। जो हमारी सभ्यता है, ज्योतिष कैसे उससे रिलेट करता है, ये पढ़ेंगे। और इसको ज्योतिष पढ़ने का उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम ज्योतिष, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। आप क्यों पढ़ रहे हैं? इस अंतर्निहित ज्ञान कराने के लिए। वास्तविक जो ज्ञान है, देखिए, आज जो ज्योतिष शास्त्र है उसका प्रतिरूप जो है, वो उद्देश्य जो है, वो बहुत स्पॉइल हो गया है। लोगों का पर्पस, आप अगर देखें, लोग पूछने आते हैं क्वेश्चंस, तो वो क्या पूछते हैं? सिर्फ मेटेरियलिस्टिक गेन पर्पस रह गया है। बच्चा है, उसकी एजुकेशन कैसी होगी, उसको जॉब कब मिलेगी, उसकी हेल्थ कैसी रहेगी, अर्निंग कैसी होगी, प्रमोशन होगा, शादी होगी, एटसेट्रा। आप लोग ये देखेंगे, अगर 100 लोग आपके पास आते हैं तो मुश्किल से एक आएगा जो कहेगा मुझे आत्मिक सुख की प्राप्ति कैसे होगी। जबकि ज्योतिष का अल्टीमेट पर्पस ही है आत्मिक ज्ञान। फॉरेन कंट्रीज में भी, बाहर के देशों में भी ज्योतिष पढ़ा जाता है, ज्योतिष शास्त्र है, लेकिन वहां पे क्या है, सिर्फ मेटेरियलिस्टिक गेन तक सीमित है। उनको, उनका पर्पस ये है, आत्मज्ञान तक वो नहीं पहुंचते। लेकिन हमारे ज्योतिष का अल्टीमेट पर्पस, जो गोल है, वो है आत्मिक सुखों तक पहुंचना। आत्मिक सुख तक हम पहुंचेंगे तो हमें किसकी प्राप्ति होगी? मोक्ष की। ज्योतिष एक रास्ता है जो हमें मोक्ष तक लेके जाता है। और ये मोक्ष की बातें जो बाहर के जो एस्ट्रोलॉजिकल स्टडीज हैं, वो नहीं बताते। क्यों? क्योंकि वो लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। और हमारा जो ज्ञान है वो पूरा बेस्ड ही पुनर्जन्म पे है। बेसिक ज्योतिष किस पे बेस्ड है? कर्मा थ्योरी। कर्म पे हम पूरा विश्वास करते हैं, ठीक है, कि हमारे प्रारब्ध क्या हैं। प्रारब्ध, जैसा हमारा प्रारब्ध है, इस जन्म में हमें वैसा जीवन मिलेगा, ठीक है। और इस जन्म में जो हमारे कर्म होंगे, वो हमें अग्रिम जन्म का जीवन देगा। तो ये एक सर्कल है हमारे कर्मों का। कर्म हमारा क्या देते हैं? हमें भाग्य देते हैं, और भाग्य हमें कर्म करने की इंस्पिरेशन देते हैं। तो ये सर्कल, कर्म और भाग्य दोनों। तो हमारा जो ज्ञान है इसी पे बेस्ड है। पुनर्जन्म हमारा बेसिक फैक्ट है जिस पे हम ज्योतिष शास्त्र को पढ़ते हैं। तो ये जो पुस्तक मैंने बताई है, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें, इस पुस्तक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 भागों में हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे। जो पहला भाग है, उसमें यह बताया गया है कि हमारी परंपरा एवं मूल रूप से तार्किकता को ध्यान में रखते हुए ज्योतिष शास्त्र की क्या उपयोगिता है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ज्योतिष का उद्देश्य क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र क्यों उपयोगी है। ये हम फर्स्ट पार्ट में इस बुक के पढ़ेंगे। जिससे हम अब कैसे पढ़ेंगे इसको? हम ग्रहों के होने वाले प्रभावों को पहले से जानकर, ठीक है। ज्योतिष में हम क्या पढ़ते हैं? जो ग्रह हैं, उनकी स्थिति क्या है और उनका हमारे जीवन पे प्रभाव क्या है, ठीक है। वो किस तरह से उनकी मूवमेंट है, और उस मूवमेंट का हमारे ऊपर, हमारी लाइफ पे, हमारे, सिर्फ हमारी लाइफ पे नहीं, हर जीव और निर्जीव, हर चीज पे इफेक्ट होता है, उसका क्या इफेक्ट होने वाला है। तो अब ज्योतिष शास्त्र क्या करता है?
इफेक्ट तो सब पे होगा, चाहे वो पता हो या ना। जैसे कि वो है कि अ, जब कबूतर के सामने बिल्ली आती है तो वो आंखें बंद कर लेता है, ठीक है? आंखें बंद करने से खतरा नहीं टल जाता। इसी तरह अज्ञानता से शास्त्र नहीं बदल जाता। जो इफेक्ट्स हैं वो होने ही हैं। अगर हम उनको जानते हैं, हमें पता है, तो जो होने वाले इफेक्ट्स हैं, उनका हमें पहले से मालूम चल जाता है। वो अगर हमारी लाइफ पे बुरा इफेक्ट करने वाले हैं, तो हम अवेयर हो सकते हैं, हम रोक नहीं सकते उनको। इफेक्ट होगा, वो होगा ही, ठीक है? अब क्वेश्चन कई बार आता है कि इफेक्ट होना है तो होना ही है, फिर पता करके क्या फ़ायदा? लेकिन उससे क्या होता है, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर एक्सीडेंट होता, कई बार आपने देखा होगा हेड टू हेड कोलिजन हो रहा है, अचानक से हो जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन अगर पहले से ये पता चल जाए कि एक्सीडेंट होने वाला है, तो क्या माइंड से थोड़ा अवेयर होते हैं, सावधान हो जाते हैं, और अगर वो होनी होगी भी, तो थोड़ा-सा नुकसान होगा। जब हमें मालूम है कि ये घटना होने वाली है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, और उसके प्रिपेयर होने के कारण हमें वो घटना इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। और अच्छे प्रभाव का क्या है, जब कोई अच्छा प्रभाव होता है, तो हम उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। सपोज़ मैरिज की बात करते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि ये टाइम जो है, आने वाला टाइम मैरिज के लिए फ़ेवरेबल है, अच्छा है, तो हम उसी टाइम में ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं उसका, और उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये उपयोगिता है, और अपनी इच्छाओं को यथासंभव परिवर्तित करके अपना जीवन आनंदपूर्वक जी सकते हैं। जो दूसरा भाग है, उसमें ज्योतिष के सिद्धांत हैं, ठीक है? ज्योतिष क उपयोगी तो हो गया कि हमें इस अ, जगह पे ज्योतिष हमारे लिए उपयोगी है। लेकिन ज्योतिष कुछ सिद्धांतों पे चलता है। हर शास्त्र, हर जो स्टडी है वो सिद्धांतों पे ही बेस्ड है, तो ज्योतिष के भी अपने सिद्धांत हैं। और इसकी प्राचीनता के बारे में, जैसे अभी मैंने कहा कि एग्ज़ैक्ट हिस्ट्री जो है ज्योतिष की नहीं मालूम है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र ने अपनी हिस्ट्री को खुद से कैलकुलेट किया है। तो उससे हम ये पढ़ेंगे कि हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है, कब से जो है संसार में है, कब से प्रचलित है, कब से इसका उपयोग किया जा रहा है। जो तीसरा भाग है, वो है कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत, जैसे कि अभी मैंने कहा कि ये ज्योतिष है जो कर्म के सिद्धांत पे बेस्ड है। जो कर्म हम करके आए हैं, जो प्रारब्ध हम करके आए हैं, उनका फल कल्प-कल्प तक भुगतना पड़ता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना भुगते ये जीवन चक्र समाप्त हो जाए। और जब तक कर्मों का ये जो लेखा-जोखा है, खत्म नहीं होता, तब तक इंसान इस साइकिल में बार-बार आता। जब कर्मों का लेखा-जोखा पूरी तरह खत्म हो जाता है, तो क्या मिलता है? मोक्ष। मोक्ष मिल जाता है, पूरी तरह से यहाँ हमारे कर्म संबंध खत्म हो जाते हैं। और आगे जो हम कर्म पिछले करके आए हैं, उसके हिसाब से हमें ये जीवन मिलता है, ठीक है? जो ईश्वर है, हमको हमारे कर्मों के हिसाब से इस दुनिया में लाके खड़ा कर देता है। इस एज पे लाके फिर हमें वो छोड़ देता है। हमें तर्क शक्ति देता है, हमें बौद्धिकता देता है, हमें बुद्धि देता है, और फिर वो छोड़ देता है। जैसे कि हम पतंग उड़ाते हैं ना, पतंग को पहले पकड़ के चलते हैं और फिर छोड़ देते हैं उड़ने के लिए। ऐसे ही हमारी लाइफ है। ईश्वर हमें छोड़ देता है। अब वो कहता है, मैंने तुम्हें ये जीवन दे दिया, मैंने तुम्हें ये बता दिया कि तुम्हें किस तरह के कर्म करने हैं। अब बुद्धि मैंने दी है, तर्क शक्ति मैंने तुम्हें दी है, उससे खुद डिसाइड करो तुम्हें कौन से कर्म करने। हम कहते हैं ना कि कई बार क्या होता है, कुछ गलत कर दिया तो उसका ब्लेम हम कह देते हैं, अरे भाग्य है, भाग्य में करना लिखा था,
तो हमसे हुआ, हम अपने आप थोड़ी करें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। जो कर्म हम करते हैं वो पूरी तरह हम करते हैं। ईश्वर ने हमें डिसाइड करने के लिए छोड़ दिया है। अब तुम डिसाइड करो कैसे कर्म करने हैं, और जो कर्म हम आज कर रहे हैं, अगला जन्म, अगला जीवन उन्हीं कर्मों के बेस पे हमें मिलेगा। तो ये कर्म सिद्धांत है, बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। और चतुर्थ भाग में बताया गया है कि इस प्राचीन विज्ञान शास्त्र को वर्तमान विज्ञान शास्त्र के पहलुओं से एवं मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे देखा जाता है। चौथा पार्ट जो है इस बुक का, वो ये बताता है कि ये शास्त्र, हम कहते हैं विज्ञान है। आईकास आपने ज्वाइन किया है ना, आईकास का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस। तो ये ज्योतिष शास्त्र साइंस कैसे है? आईकास में हर चीज का लॉजिक बताया है। अगर आप ये बताते हैं कि इस ग्रह का ये प्रभाव है, तो आपको हर क्यों का आंसर भी मिलेगा। कैसे है, क्यों है, हर लॉजिक तथ्य बताया गया। और साइंस क्या है? फैक्चुअल स्टडी है ना, फैक्ट्स पे आधारित। तो इसी तरह से ज्योतिष शास्त्र किस तरह से विज्ञान है, चौथे भाग में ये। और किस तरह से मनोवैज्ञानिक पहलू से ये जुड़ा हुआ है, हमारे मन पे किस तरह से ज्योतिष का असर है, ये हम चौथे भाग में पढ़ेंगे। तो ये 4 पार्ट जो हैं इस पुस्तक के, ये हम बहुत डिटेल में इनको पढ़ेंगे। और आगे आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, सबका बेस जो है इस बुक में है। आपको मैं एक एडवाइस करूंगी कि बहुत अच्छे से इस बुक को पढ़िए। जितना ज्यादा आप इस बुक को पढ़ेंगे, आपको हर दिन कुछ नया विचार करने के लिए मिले। छोटी सी बुक है, लेकिन ज्ञान बहुत है। हर बेसिक चीज आपको इस बुक में मिलेगी। अब थोड़ा सा हम ज्योतिष के साइड आते हैं कि ज्योतिष है क्या। ज्योतिष एक वेदांग है, ठीक है। वेद, आप लोगों को पता है वेद क्या है? कितने वेद हैं हमारे, आप लोगों में से कोई बताएगा? मैम 4 4 वेद हैं। 4 वेद हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो? ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। जी, ये 4 हमारे वेद हैं। इनमें वेदों की खासियत क्या है? इनमें संपूर्ण संसार का ज्ञान है। कोई भी फील्ड देख लीजिए, आज की साइंटिफिक स्टडीज देख लीजिए, सब कुछ वेदों में मिलता है, ठीक है। हम अनफॉर्चुनेट हैं कि हम प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाए, या कुछ हम लोगों के ऊपर ऐसा प्रभाव रहा, इतने हम गुलामी में रहे कि हम लोगों को जानबूझ के इन चीजों से हटा दिया। हमारा जो पूर्व विरासत है वो क्या थी? गुरुकुल की थी। गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता? गुरुकुल में हर चीज पढ़ाई जाती थी। वेदों के द्वारा साइंस पढ़ाई जाती थी, मैथ्स पढ़ाया जाता था, सामाजिक ज्ञान पढ़ाया दिया जाता था, ज्योग्राफी पढ़ाई जाती थी, एस्ट्रोनॉमी जो आज हम हमारा एक प्रवीण 1 का सब्जेक्ट भी है, खगोल शास्त्र, वो भी वेदों के द्वारा पढ़ाई है। हर चीज का ज्ञान दिया जाता। लेकिन कुछ बाहरी तत्वों ने आके क्या किया, उनको लगा कि ये सनातन धर्म तो इतना स्ट्रांग है कि अगर हमको इन पे राज करना है, तो सबसे पहले इनका ये ज्ञान हटाओ। इस ज्ञान के चलते हम इन पे राज नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या कर दिया? गुरुकुल बंद करवा दिए। उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम थोप दिया जिसमें कोई भी स्टडी प्रॉपर नहीं। आज भी हम बेशक उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं? एक टेक्निकल स्टडी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन मोरली हम अपने जो हमारा ट्रेडिशन है उससे दूर जाते हैं। आज का एक पढ़ा लिखा बच्चा देखो, कहते हैं एजुकेशन का पर्पस क्या है? एजुकेशन का पर्पस है सभ्य बनाना, ठीक है।
एजुकेशन सिविलाइज्ड बनाने का एक जरिया। लेकिन आज के पढ़े लिखे यूथ को आप देखो, सबसे ज्यादा अनसिविलाइज्ड हैं। उनको आप देखिए, बड़े बुजुर्गों का लिहाज नहीं, किस तरह की लैंग्वेज यूज करनी है उनको नहीं पता। आप अगर रोड पे चले जाइए, यूथ अगर सड़क पे निकल रहा है, बिना एब्यूजिंग वर्ड्स के वो बात नहीं करते। तो ये क्या है? पढ़े लिखे तो हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई मेडिकल पढ़ रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, कोई कुछ हाईली एजुकेशन है जिनको, जो कि अनसिविलाइज्ड है। और दोष उनका नहीं, मैं उनका दोष नहीं मानती। दोष किसका है? हमारी जनरेशन का, कि हम उनको संस्कार दे ही नहीं पाए। अगर ठीक है, अगर हम इंस्टीट्यूशंस में संस्कार नहीं दे पाते, मोरल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, तो घर पे तो दे सकते हैं। लेकिन घर पे हमारा क्या होता है, हम पेरेंट्स इतने ज्यादा बिजी हैं पैसा कमाने में कि उनके पास टाइम ही नहीं। बच्चे या तो क्रैच में पढ़ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, या फिर उनके लिए अनएजुकेटेड हेल्पर्स रखे जा रहे हैं जो उनको और गलत कर। तो सबसे पहला कर्तव्य है कि हम बच्चों को अपने संस्कार तो दें, अपना जो हमारी इतनी रिच विरासत है वो उनसे अवेयर तो करवाएं। तो ये वेद जो हैं, सारा ज्ञान अपने आप में, पूरे संसार का ज्ञान समेटे हुए हैं। और इनकी वेदों के 6 अंग कहे जाते हैं। ज्योतिष उसमें से एक अंग है, वेदांग इसीलिए कहा जाता है। और ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा जाता है। जिस तरह से नेत्र के बिना आप एक ह्यूमन बॉडी को देख लें, अगर नेत्र नहीं है तो जीवन जो है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। कहा जाता है कि आंखों के बिना जीवन में कुछ है ही नहीं। इसी तरह अगर वेदों से ज्योतिष शास्त्र निकाल दिया जाए तो वेदों की उपयोगिता में फर्क आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ज्योतिष का वेदों में है। एक सबसे पहले एक श्लोक है, यथा शिखा मयूराणाम नागानां मणियो यथा त्वद्वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धानि स्थितम। मतलब जैसे मोरों में शिखा है और नागों में मणि है, इसी प्रकार वेदांग शास्त्रों में ज्योतिष चोटी पर है। ज्योतिष बहुत इंपॉर्टेंट शास्त्र है। अब जब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो किस तरह हमारे शास्त्रों को हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत मेहनत की। अगर हम आज वेद पढ़ते हैं तो क्या होता है, बहुत समझते हुए भी आधी चीजें जो है वो हम नहीं समझ पाते। और हम पिछले जमाने में जाएं तो क्या था, ये जो वेद और शास्त्र पढ़ने वाला एक ग्रुप था, एक सोसाइटी का हिस्सा था, जो ऋषि मुनि थे, जिन्होंने अपनी बौद्धिकता को का विकास कर लिया था, वही वेद पढ़ते थे। जो नॉर्मल इंसान थे, वहां तक एजुकेशन नहीं थी, तो उनके लिए वेदों को समझना जो था वो बहुत मुश्किल था। अब जो वेदों का ज्ञान था वो भी आगे आगे किस तरह से, क्योंकि उस टाइम पे ना तो पेपर था ना ही पब्लिशर्स थे, उसको कैसे उस ज्ञान को रखते, तो उसका एक तरीका था जिसको कहा जाता है श्रुति एवं स्मृति। उनका बौद्धिक स्तर इतना ऊंचा था कि वो ज्ञान को सुनाते थे और जो उनके शिष्य थे वो सुन के अपनी स्मृति में रखते थे। गुरु सुनाते थे और शिष्य उसको स्मृति में रख लेते थे। यही एक तरीका था उस ज्ञान को अगली जनरेशन्स में पहुंचाने का। लेकिन इसमें क्या था, एक कहीं कहीं
कुछ परेशानी थी कि जो एग्जैक्टली बताया जाता था, आज हमें कोई कुछ बात कहे, आगे हम उस बात को कुछ स्मृति में रख पाएंगे और कुछ का क्या होगा, हमारे माइंड में जो कंसेप्ट है उस वो जोड़ देंगे और आगे वो बात पहुंच जाएगी। ठीक है, एग्जैक्टली जैसे कि अगर हम कोई चीज लिख लेते हैं और वो किसी को देते हैं तो एग्जैक्ट वर्ड्स जाएंगे वहां पे, लेकिन अगर हम स्मृति में रख के कोई चीज बताते हैं तो वो आधी अधूरी जाती है, आधी उस पर्सन के द्वारा बताई हुई जाएगी और आधी जाएगी हमारे कंसेप्ट्स। ठीक है ना? तो इसके ये उसमें कुछ जो है वो प्रॉब्लम आती थी। और दूसरी बात ये थी कि वो ज्ञान सिर्फ जो बौद्धिक स्तर पे जो डेवलप थे उन तक ही सीमित थे। अब हमारे जो ऋषि मुनि थे वो चाहते थे वेदों का ज्ञान सामान्य जन में जाए। तो फिर इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया, उसको आसान बनाया। आसान बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, पुराणों की रचना की। उसको उन्होंने पुराण के रूप में 18 पुराणों में उस सारे ज्ञान को समाप्त कर दिया। अब देखिए कि अगर हमें कोई चीज हम किसी को बताएं, ठीक है, अगर हम कोई पूरा फिलोसफिकल ज्ञान देते हैं तो जल्दी से समझ में नहीं आता, आधी थोड़ी बहुत बात याद रहेगी, बाकी भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम उसको अगर किसी कथा के रूप में बता दें तो क्या होगा, बिल्कुल याद रहे, बच्चों को भी याद रहे। तो इन पुराणों में कथाओं के रूप में ज्ञान डाला गया, जिससे कि सामान्य जन जो है उस ज्ञान को अच्छी तरह से समझ सके। तो 18 जो पुराण हैं उनमें न्यूनाधिक रूप से, मतलब छोटे से छोटे रूप से ब्रह्मांड का सारा वर्णन जो है उसमें आ जाता है कथाओं के रूप में। जैसे कि विष्णु पुराण के बारे में अगर हम देखें तो मैत्रेय ऋषि एवं पराशर ऋषि का वार्तालाप है उसमें। मैत्रेय ऋषि प्रश्न पूछते हैं और पराशर ऋषि पृथ्वी के बारे में उसके आंसर देते। तो उस प्रश्न और उत्तर से क्या होता है, जो सारा ज्ञान बहुत इजीली जो है वो समझ में आ जाता है, आसान तरीके से समझ में आ जाता है। क्या 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 क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि उन्होंने स्वयंभू द्वारा रचित ब्रह्मा के बारे में बताया है। पृथ्वी के वर्णन में वो बताते हैं पृथ्वी में कितने समुद्र हैं, कितने द्वीप हैं, कितने राज्य हैं, कितने पर्वत हैं, जंगल, नदियां, धार्मिक शहर हैं, उनका क्षेत्रफल क्या है और उनकी अंतर्वस्तु क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, उनका स्वरूप क्या है। आप सोच सकते हैं कि जो पिछला जमाना था, ना उनके पास कोई इक्विपमेंट्स है, ना टेलीस्कोप थे, ना कुछ थे, लेकिन उनका ज्ञान देखिए, हर चीज गणितज्ञ रूप में उन्होंने दिए, गणित के एग्जैक्ट जो है फॉर्मूलेज के द्वारा उन्होंने बताई है। कितनी पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, चंद्रमा की दूरी कितनी है, सूर्य से चंद्रमा की, बाकी ग्रहों का क्षेत्रफल क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, सब कुछ हमारे शास्त्रों ने बताया। जबकि इतने साइंस ने तो अब डिस्कवर किया है इस जमाने में, और हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने वही चीजें उस टाइम पे, जबकि कुछ भी दूसरे जो देश थे उनका अस्तित्व भी नहीं था, उस टाइम पे उन्होंने ये सारी ब्रह्मांड की जानकारी जो है वो बता दी थी।
उन्होंने ये भी बताया कि भारत वर्ष जो है इस पृथ्वी पर कहाँ पे है। जम्बू द्वीप, ठीक है, जम्बू द्वीप है। इस द्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत है और इस सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 84,000 योजन है और पृथ्वी तल के नीचे उसकी गहराई कितनी है? 16,000 योजन है। सर्वोच्च शिखर पर इसका व्यास 32,000 योजन है। इसकी तलहटी 16,000 योजन की है। इस प्रकार यह पर्वत पृथ्वी कमल के बीच प्याले के समान है। सुमेरु पर्वत पर 4 देश स्थित हैं, ठीक है, जो आज भी स्थित हैं। भाद्रश्व वर्ष, भद्राश्व का शाब्दिक अर्थ है मांगलिक घोड़ा। चीनी धर्म, पौराणिक कथाओं तथा कला में ड्रैगन को पवित्र माना गया, ठीक है। भारतवर्ष, केतुमाल वर्ष, उत्तराकुरु वर्ष, ये चारों देश पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर में स्थित हैं। अब हम देखते हैं भारतवर्ष, ठीक है। भारतवर्ष में क्या उन्होंने स्पेशल बताया? हमारे ऋषि मुनि ये भी बताते हैं कि ईश्वर ने इस ज्ञान के लिए भारतवर्ष को ही क्यों चुना, देवताओं ने भारतवर्ष में ही आना क्यों चुना। इस देश का संबंध वेदांग से, वेदों के सृजन से कैसे हुआ? देखिए, वह देश जो समुद्र के उत्तर में तथा बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में स्थित है, भारत कहलाता है, क्योंकि वहां पर राजा भरत के वंशज रहते हैं। राजा भरत के वंशज रहते थे। भारत कैसे नाम पड़ा, ये स्टोरी आप लोगों को मालूम ही होगी, नहीं तो हम फिर कभी इस स्टोरी को डिस्कस करेंगे। इसका विस्तार 9,000 लीग है। पहले क्या था? पूरा जो ये एशिया द्वीप है, ये भारतवर्ष में ही था। बाद में इसके अलग अलग देशों टुकड़े हो गए। 1 लीग में 3 मील की दूरी होती है और यह कर्म भूमि। देखिए, इसका आंसर यही आ गया कि क्यों देवता यहाँ पर आना पसंद करते हैं, क्यों वेदों का सृजन यहाँ पे किया गया, क्योंकि ये कर्म भूमि है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य स्वर्ग को जाता है। कर्म भूमि है, यहाँ पे हम अपने कर्मों के द्वारा अपने कर्मों को भोग के और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यही वो देश है जहां पे मोक्ष की प्राप्ति सबसे सरल तरीके से की जा सकती है। भारत की प्रशंसा 4 कारणों से की गई है। इस पृथ्वी पर भारत जैसा कोई देश नहीं है। भारत का स्थान स्वर्ग से ऊंचा तथा बढ़कर है, क्योंकि स्वर्ग के देवी देवता भी भारत में ही जन्म लेना पसंद करते हैं। भारत कर्म भूमि है, अर्थात इस पृथ्वी पर कर्म किया जा सकता है। कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन कैसा कर्म? देवताओं के अनुरूप कर्म इसी देश में रहकर किया जा सकता है। मानव जीवन के सभी फलों के बीज भारत की मिट्टी में मौजूद हैं। भारत एक कर्म भूमि है और स्वर्ग भूमि है। यह बात अनेक विद्वानों ने स्पष्ट रूप से वर्णित की है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम इस देश में हम जन्मे हैं, इस देश में रहते हैं, तो हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। जो बाहर के देशों के विद्वान हैं, उन्होंने भी इस देश की तारीफ की है।
देखिए पुराणों में भी लिखा गया है, पृथ्व्याम भारतम वर्ष कर्म भूमि राधाता देहम लब्ध्वा विवेकाढ्यम द्विजवम च विशेषतम तत्रापि भारतवर्षे कर्म भूमो सुदुर्लभम न तत्रापि भारतवर्ष कर्म क्षेत्र मुशांति। इसी तरह मार्कंडेय ऋषि ने मार्कंडेय पुराण में कहा है, ब्रह्म पुराण में कहा गया है। तो इस तरह से साधु सन्यासी एवं ऋषियों ने भारतवर्ष को कर्म भूमि घोषित किया है, क्योंकि यहाँ मनुष्य को कर्मफल प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष का मूल आधार क्या है? अभी हमने डिस्कस किया, ज्योतिष का मूल आधार ही कर्मफल है। कर्मफल के अनुसार ही हमें जो है जीवन जो है ये मिलता है। जिन विद्वानों ने भारत को कर्म भूमि घोषित किया, उन्होंने कर्म व कर्म फल के बारे में कुछ नियम भी बताए हैं। इसी प्रकार इन ऋषि मुनियों ने ज्योतिष शास्त्र का विकास किया है। तो ये हमारा मेन ये पार्ट था कि ज्योतिष में हम क्या पढ़ेंगे, भारत में ज्योतिष का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, भारतवर्ष की इंपॉर्टेंस क्या है। अभी हमने डिस्कस किया कि ज्योतिष एक वेदांग है और टोटल 6 वेदांग हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षा, कल्प। शिक्षा का मतलब जैसे हमने अभी देखा था कि सिविलाइज्ड होना, मतलब शुद्ध आचरण शिक्षा का उद्देश्य है। कल्प, कर्म आधारित विद्या, किस तरह से कर्मों पे आधारित ये विद्या है, ये हम कल्प में पढ़ते हैं। व्याकरण, शब्द ज्ञान। निरुवत, कारण सहित शब्दार्थ। हर शब्द का, कोई भी शब्द है उसका अर्थ जरूर होता है और उस अर्थ के पीछे भी कोई कारण है। तो निरुवत में पढ़ते हैं कारण सहित शब्दार्थ। छंद, लय के अनुसार इस भाषा का प्रयोग। और छठा जो है ज्योतिष। तो इस तरह से आगे हम इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमने संक्षेप में इस जो ये पुस्तक है इसमें क्या क्या हम सामान्य ज्योतिष में पढ़ेंगे। सामान्य ज्योतिष क्या है, ज्योतिष शास्त्र क्या है, ये इसका एक हमने संक्षेप में इसको देखा। अब इन्हीं सब चीजों को हम आगे डिटेल में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज मैं यहीं पे अपनी जो शास्त्र है इसको विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जय गणपति की देवयानी। जय गणपति की अलका जी। ये अलका सेकंड दीदी